Hello everyone, welcome to Momentum IS, Vishleshan Short Session Concrete Analysis, a platform that relays you with clarification and application. And in this third session, we are going to move ahead with economic survey through data. पिछले सेशन में हमने फिजिकल डेवलपमेंट की बात की थी एंड आज हम उसी को और मूव फर्दर करेंगे। सबसे पहले इस टेबल पे हम आते हैं जो कि हमारा नॉन टैक्स रेवेन्यू को डिस्कस करता है। इसमें इतना कुछ एसेस करने की ज़रूरत नहीं है, मैक्स टू मैक्स आपको इतना देखना पड़ेगा कि आपका इंटरेस्ट रिसिप्ट, आपका डिविडेंड एंड प्रॉफिट, आपका एक्सटर्नल ग्रांट एंड जो बाकी प्रॉस्पेक्ट्स हैं उसमें गवर्नमेंट को कहाँ कहाँ से रेवेन्यू मिल रहा है। आपको एक चीज़ इसमें इस टेबल में एक चीज़ दिखेगी कि जो आपका ट्रेंड दिख रहा है डिविडेंड एंड प्रॉफिट्स में, वो जस्ट आफ्टर 2019 से लेकर 2020-2021 में डिक्रीज़ हुआ है। इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जब कोविड आया एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हॉल्ट पे आई थी, तो जो हमारे पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं वो भी उस टाइम पे उनको वो इकोनॉमिक इश्यूज फेस करने पड़े एंड उनके जो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स थे वो सारे चीज़ें हॉल्ट पे कहीं ना कहीं आई थी। तो ओवरऑल वे में जो डिविडेंड एंड प्रॉफिट्स जो उन्हें गेन करना चाहिए था वो गवर्नमेंट को भी उस हिसाब से कम मिला है, इसलिए ये ट्रेंड थोड़ा डाउन दिखा। हाउएवर ये फिगर हालांकि थोड़ा सा इंक्रीमेंट हुआ है कंसिडरिंग द सेकेंड वेव ऑफ पैंडेमिक के बाद। सिमिलरली एक्सटर्नल ग्रांट्स पे अगर हम देखें, नॉर्मली हमें एक्सटर्नल ग्रांट्स से इतना कुछ ज़्यादा शेयर नहीं मिलता है नॉन टैक्स रेवेन्यू में, तो ये कुछ एसेंशियल कंपोनेंट्स जो है नॉन टैक्स रेवेन्यू में हमें उस पर देखना पड़ेगा कि किसके सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन आते हैं गवर्नमेंट के पास थ्रू नॉन टैक्स रेवेन्यू। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टेबल, यहां पे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात की गई है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो कि हमारा जो ओवरऑल इश्यूज यहां पर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में अगर आपको देखा जाए, आप एक चीज ऑब्जर्व करेंगे कि सबसे ज्यादा इस फिगर में आपको मेजर जो सब्सिडीज हैं उसमें एक अच्छा खासा इवॉल्विंग एंड इंक्रीमेंट दिखा है अराउंड समवेयर अराउंड 300%। और इसका रीज़न क्या है? सबसे मेजर रीज़न क्या है इसका ये है कि जब कोविड आया एंड गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि फूड सब्सिडी और इन सारी सब्सिडीज़ को इंक्रीज़ करना है, जैसे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंडर, जहाँ पे एक बहुत बड़े मेजर चंक को उन्हें फूड सब्सिडीज़ प्रोवाइड करनी थी थ्रू माइग्रेंट लेबर्स और जो बेनिफिशियरीज जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंडर आते हैं उन सबको। तो मेजर सब्सिडीज में एक बहुत बड़ा इंक्रीमेंट दिखा। इसके अलावा अगर आपको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में एक चीज़ मेजर करनी हो तो आपको एक चीज़ दिखेगी कि हर बार आपका जो यूनियन बजट होता है उसका एक सबसे बहुत बड़ा चंक आपका इंटरेस्ट पेमेंट में जाता है। इंटरेस्ट पेमेंट को इस साल और ज़्यादा इंक्रीज किया गया। क्यों? सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आपने लास्ट ईयर का इकोनॉमिक सर्वे उठाकर देखेंगे तो उसमें सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग की बारे में एक चैप्टर है वॉल्यूम 1 में, उसमें हर उस इंडिकेटर के बारे में बात की गई है जहां पे सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग जो वेस्टर्न बैंक इंस्टीट्यूशंस है वो कैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को डिक्रीज करवाती है, उनके डिपिंग दिखाती है रैंकिंग्स पे। तो ओवरऑल उस वे में देखा जाए इंटरेस्ट पेमेंट जो दिखाता ये है कि गवर्नमेंट कितना उनके जो बॉन्ड्स हैं जो वो डेप्ट उठा रही है वो कितने रिलायबल हैं कि गवर्नमेंट उसे रीपे कर सके। एंड कंसिडरिंग दिस इंटरेस्ट पेमेंट इंडिकेटर ये हमें शो कर रहा है कि जो सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग्स है आज के डेट में भी जो इंडिया के अगेंस्ट इंडिया के बारे में दिखाया जाता है, इंडिया एंड चाइना के बारे में, वो आज भी बहुत अंडर एस्टिमेट करके दिखाया जा रहा है। सबसे बड़ा रीज़न कि इंडिया ने अपने इंटरेस्ट पेमेंट हर साल अपने बजट के थ्रू इंक्रीज किया, जो भी वो डेप्ट या बोरो कर रहा है अमाउंट उसको वापस कर रहा है अकॉर्डिंगली। देन आफ्टर दिस सैलरीज, पेंशंस एंड डिफेंस सर्विसेज, इन सब में भी इतना कुछ ज़्यादा ट्रेंड चेंजेस नहीं दिखे। क्यों? क्योंकि पहली बात जब हमने कोविड के टाइम पे आत्मनिर्भर भारत पैकेज का अनाउंसमेंट किया तो वहाँ पे डिफेंस प्रोक्यूरमेंट को भी हमें लोकल इंस्टीट्यूशन से जो लेना है या लोकल प्राइवेट फर्म से जो लेना है उस पर ज़्यादा फोकस था। इसलिए हमें डिफेंस का जो अगर आप बजट देखें तो ओवरऑल वे में कहीं ना कहीं एक साइड में डिक्रीज होता दिखा है। जो छोटे छोटे डिफेंस प्रोक्योरमेंट ऑफ आइटम्स होते हैं जैसे फूड हो गया या फिर आर्मी के लिए जो फूड हो गया या फिर ड्रिंक्स होते हैं जिसपे नेगेटिव इंपोर्ट लिस्ट भी कहीं पे ऐड किया गया था, कैंटीन के आइटम्स हो गए और भी सेवरल आइटम्स,
इसके लिए आप देख भी सकते हैं कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव लिस्ट ऑफ इंडिजिनाइजेशन जो डिफेंस ने किया है उसमें क्या क्या प्रोग्रेस किया है। अपार्ट फ्रॉम दिस, डिफेंस प्रोक्यूरमेंट पॉलिसी भी एक बहुत बड़ा मूव था कि इंडिया ने जहाँ पे दिखाया कि हाँ हमें अपने डिफेंस लोकल प्राइवेट फर्म्स पे ज़्यादा रिलाई करना चाहिए। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टेबल, यहाँ पे पब्लिक डेप्ट की बात की है। आज के डेट में गवर्नमेंट का जो पब्लिक डेप्ट है वो कहाँ पे स्टैंड करता है, इस चीज़ के बारे में हमने लास्ट सेशन में भी बात किया था कि हम अगले सेशन में इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। तो इस पे अगर मूव ऑन करने से पहले आपको यहाँ पे फिगर पे बहुत इजीली दिखेगा कि किस तरह से एक एक कंपोनेंट को डिवाइड किया गया है। सबसे पहले इंटरनल डेप्ट ओवरऑल वे में, एंड देन एक्सटर्नल डेप्ट। एक्सटर्नल डेप्ट में आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि एक्सटर्नल डेप्ट इंडिया का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का उतना ज़्यादा होल्डिंग नहीं है, या जो बोरोइंग हो रही है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ज़्यादा नहीं है, बल्कि वो ज़्यादा एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स हैं। यानी कि जो प्राइवेट फर्म्स हैं या प्राइवेट प्लेयर्स हैं वो ज़्यादा बाहर से इन्वेस्टमेंट लाते हैं या बोरो करते हैं। इवन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी दे ट्राई टू ब्रिंग दिस अमाउंट फ्रॉम लेजिटिमेट इंस्टीट्यूशन लाइक मल्टीलैटरल बैंक्स, इन सारी जगह से जहां पे डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर पे बात हो रही है। इवन फ्रॉम इंटरनल डेप्ट, इंटरनल डेप्ट को भी दो चीज में डिवाइड किया गया, एक है मार्केटेबल सिक्योरिटीज, दूसरा है नॉन मार्केटेबल सिक्योरिटीज। नो व्हाट इज दिस नॉन मार्केटेबल सिक्योरिटीज? ऐसा कोई बेसिक डिफरेंस नहीं है, जस्ट वन थिंग इज दैट कि मार्केटेबल सिक्योरिटीज, जब आपने गवर्नमेंट ने अपनी सिक्योरिटीज बेची प्राइमरी मार्केट या सेकेंडरी मार्केट में, तो वहां पे ट्रेडिंग हो सकती है उस मार्केट की, उस गवर्नमेंट बॉन्ड की, जो कि नॉन मार्केटेबल सिक्योरिटीज में नहीं होती है। क्यों ऐसा किया गया है? ताकि उस बॉन्ड की जो कॉस्ट है या बॉन्ड की जो प्राइस है, बॉन्ड की जो यील्ड है, जो भी चीजें हैं उसको स्टेबल रखा जा सके। स्टेबिलिटी से क्या होगा, गवर्नमेंट का जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है वो कम रहेगा। ये बहुत बड़ा रीजन रहता है कि नॉन मार्केटेबल सिक्योरिटीज भी रखे जाते हैं इंटरनल डेप्ट के अंदर। तो मार्केटेबल सिक्योरिटीज, हमने लास्ट ईयर टाइम भी बात किया था कि हमें सिक्योरिटीज इतना ज़्यादा क्यों इशू करना पड़ा, कंसिडरिंग कि कोविड के टाइम पे जहाँ पे रेवेन्यू जनरेशन में एक हॉल्ट आने के चांसेस दिख रहे थे, जो कि हुए भी बाद में, एंड एक्सपेंडिचर उस अमाउंट में फ्लो आउट करना था, तो गवर्नमेंट को एक बहुत बड़ा ऑप्शन दिखा कि इस टाइम पे बोरोइंग इज वन ऑफ द बिगेस्ट ऑल्टरनेटिव टू एंश्योर दैट कि इकोनॉमिक्स गवर्नेंस ऑफ द कंट्री मूव्स वे स्मूथली। अपार्ट फ्रॉम दिस, एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेज। एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेज क्या होंगे? जैसे आप ये मान सकते हैं कि जो भी हमारे पीएसयूज हैं या फिर ऑफ बजट जो बोरोइंग कहते हैं हम, ऑफ बजट बोरोइंग में क्या होगा, गवर्नमेंट डायरेक्टली खुद उस चीज को बोरो नहीं करेगी, बल्कि वो कहेगी अपने किसी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को कि आप बोरो करो, एंड उस अकॉर्डिंग वो उस चीज को मूव आउट या स्मूथली डाइवर्ट करके अपने चीजें का वर्कआउट करने की कोशिश करेगी। तो ये एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेज होती है। क्या एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेज में इंक्रीमेंट हुआ? जी, बहुत बड़ा चंक में इंक्रीज हुआ है इन द पास्ट फ्यू ईयर्स, बट ये कोविड के टाइम से नहीं, कोविड के जस्ट पहले ये इन्होंने कर दिया था। तो ये चीज़ ध्यान में रहना चाहिए कि ये स्टेटमेंट्स अगर आते हैं कि एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेज इंक्रीज जस्ट ओनली ड्यूरिंग द पैंडेमिक पीरियड, देन इट्स अ फॉल्स, बिकॉज ये ऑलरेडी एक अच्छा खासा चंक उठा चुका था 2018-2019 में। अपार्ट फ्रॉम दिस, ओवरऑल टोटल डेप्ट क्या बैठता है आज के डेट में सेंटर का? दैट इज 117 लाख करोड़। सो दिस इज व्हाट वी हैव टू फाइंड फ्रॉम दिस टेबल। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, यहां पे ट्रेंड का चेक किया गया है कि जो सेंट्रल की डेप्ट टू जीडीपी रेशियो है वो आज के डेट में कैसी मूव ऑन कर रही है, एंड इसमें ऐसा इतना कुछ बड़ा एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है। आपको एक नॉर्मल ये दिखेगा कि अब फ्रॉम दिस फिगर कि यहाँ पे जो आज के डेट में 2018-19 में जो 45.7% ऑफ जीडीपी था, वो फिर कोविड पीरियड में और बढ़ा है, एंड ओवरऑल वे में 59.3% ऑफ जीडीपी 59.3% दिख रहा है। क्यों? क्योंकि 117 लाख करोड़ आज के डेट में गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का डेप्ट है, एंड क्या हमने केवल बोरोइंग की है इस वजह से ये फिगर ऊपर गया है? नहीं। अगर नॉर्मल हम बात कर रहे हैं डेप्ट टू जीडीपी, यानी डेप्ट अपॉन जीडीपी, तो हमें एक चीज पता है कि अगर इस रेशियो को इंक्रीज होना है
तो डेप्ट को इंक्रीज करना पड़ेगा, यानी न्यूमरेटर में जो नंबर रहेगा वो इंक्रीज होगा, एंड अगर डिनोमिनेटर में भी अगर कोई नंबर है अगर वो भी डिक्रीज हो जाए तब भी ओवरऑल वे में जो रेशियो है वो भी डिक्रीज होता दिखेगा। दैट मीन्स हमारा अगर हम देखें पास्ट 2 to 3 ईयर्स में क्या हमारा जीडीपी थोड़ा डिक्रीज हुआ है ड्यूरिंग कोविड? यस, जीडीपी हमारा डिक्रीज हुआ है। सो ये ट्रेंड हमें ये बताएगा कि इट्स नॉट ओनली द बोरोइंग जो हुई है जिस वजह से ये डिक्रीज हुआ है, इट्स ऑल्सो दैट कि जीडीपी हमारा डिक्रीज हुआ था इन रीसेंट टाइम, जिसकी वजह से ये डेप्ट टू जीडीपी रेशियो इन रीसेंट टाइम्स हमारा ऊपर दिखता हुआ दिखेगा। अगर हम इस ट्रेंड के हिसाब से देखें तो आपको एक चीज दिखेगा कि शॉर्ट टर्म लोन्स जो हैं वो फॉर द पास्ट 10 ईयर्स उसका ट्रेंड डिक्रीजिंग दिखता है, जबकि लॉन्ग टर्म लोन्स पे गवर्नमेंट ने ज़्यादा फोकस किया है। क्यों? क्योंकि कॉस्ट ऑफ बोरोइंग वो गवर्नमेंट का डिक्रीज होता है, यानी इंटरेस्ट रेट आपको डिक्रीज में मिलेगा अगर शॉर्ट टर्म लोन्स को ज़्यादा इशू ना किया जाए। और ये ट्रेंड में दिख रहा है कैसे? आप 0 to 5 ईयर्स को देखें, 5 to 10 ईयर्स को देखें, 10 to 20 ईयर्स एंड 20 ईयर्स एंड अबव जितने गवर्नमेंट मैच्योर्ड सिक्योरिटीज़ होती हैं। हाउएवर आज के डेट में भी जो गवर्नमेंट के पास 5 to 10 ईयर का लोन्स है या 0 to 5 ईयर का लोन्स है वो बहुत बड़ा चंक है, यानी आपको दिखेगा कम क्यूमुलेटिवली ये 58% यानी 68% अराउंड बैठता है, जबकि ये चीज़ आपको 10 to 20 ईयर्स एंड 20 ईयर्स में अभी उतना नहीं आया। बट अगर लास्ट 10 ईयर्स का ट्रेंड देखा जाए तो गवर्नमेंट का अगर 2008 से 10 के बीच में देखा जाए तो जो 9.7 ईयर्स होता था एवरेज मैच्योरिटी पीरियड, वो 2021 के आसपास 11 ईयर्स दिखता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, इस फिगर से हमें एक और चीज़ भी पता होना चाहिए जो इकोनॉमिक सर्वे में इन फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन लिखा हुआ है। क्या? कि आज के डेट में ये जो डेटेड सिक्योरिटीज़ हैं इसको ओन कौन कर रहा है, और इसका सबसे बड़ा चंक है आज की डेट में भी कमर्शियल बैंक्स के पास, और इनके पास समवेयर अराउंड 37.7% बैठता है। इसके बाद आप इंश्योरेंस कंपनीज के बाद देख पाएंगे नेक्स्ट बड़ा चंक, उसके बाद प्रोविडेंट फंड्स, इवन रिसेंटली म्यूचुअल फंड्स में भी जो ओनरशिप बढ़ी है गवर्नमेंट डेटेड सिक्योरिटीज की वो पिछले 1-2 साल में बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुई है एंड ऑलमोस्ट डबल हुई है। तो ये था हमारा गवर्नमेंट का मैच्योरिटी स्टेटेड सिक्योरिटीज हो गए। इसके बाद अगर हम देखें फाइनेंस कमीशन पे, फाइनेंस कमीशन का एक बहुत बड़ा चैप्टर इस बार इकोनॉमिक सर्वे में इनकलकेट किया गया है, और सबसे बड़ी चीज़ क्यों? क्योंकि इसी टाइम पे 15 फाइनेंस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी ड्यूरिंग कोविड पीरियड। 15 फाइनेंस कमीशन पिछले फाइनेंस कमीशन की तरह अपने कुछ मेट्रिक्स और इंडिकेटर्स को लेकर अपने उन्होंने डिवॉल्यूशन के फिगर्स को आइडेंटिफाई किया, जिसमें सबसे बड़ा चंक था इनकम को लेकर जिसको 45% दिया गया है। नेक्स्ट है आपका 15% पॉपुलेशन को दिया गया, एंड 15% ही आपको एरिया में भी दिखेगा, यानी उस स्टेट का ओवरऑल एरिया कितना बैठता है। नेक्स्ट इज 12.5% डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस पे दिया गया है, 10% फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी पे दिया गया है, एंड लास्टली 2.5% टैक्स एफर्ट्स पे दिया गया है। अगर ओवरऑल इस फिगर को देखा जाए तो अगर यूपीएससी ने कल के डेट में ये क्वेश्चन अगर पूछता है प्रीलिम्स में कि इन सारे इंडिकेटर्स को अरेंज किया जाए असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो आप इस अकॉर्डिंग अरेंज कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस आपको ये पैराग्राफ ज़रूर पढ़ना चाहिए 2.33 से लेके 2.35, जहाँ पे फाइनेंस कमीशन ने और एडिशनल रिकमेंडेशंस दिए हैं। वो क्या क्या है एज अ ब्रीफ में हम समरी वाइज देख लेते हैं। सबसे पहला चीज़ उन्होंने क्या किया है, लोकल बॉडीज़ के बारे में बात की है कि लोकल बॉडीज़ को जो फाइनेंशियल डिवॉल्यूशन होना चाहिए वो किस बेसिस पे होना चाहिए। इसको उन्होंने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है। एक उन्होंने किया है कैटेगरी 1 में उन्होंने उन सिटीज़ को रखा है जो जिनकी पॉपुलेशन मिलियन प्लस है। यहाँ पे फाइनेंस कमीशन ने कहा है कि 1 मिलियन प्लस सिटीज़ पॉपुलेशन चैलेंज स्टार्ट करना चाहिए, जिसके अंदर एक फंड कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा मिलियन प्लस सिटीज़ फंड करके,
और इसमें जो भी डिवोल्यूशन होगा, जितने भी डिवोल्यूशन सेंटर टू वहाँ तक जाएंगे लोकल बॉडीज तक, वो सारे के सारे 100% परफॉर्मेंस लिंक्ड होना चाहिए। इसके बाद जो दूसरे कैटेगरी ऑफ सिटीज वो होंगे जो कैटेगरी 1 में नहीं आते हैं, बट इनके जो डिवोल्यूशन होना है वो 60% परफॉर्मेंस लिंकेज पे है। लेकिन ये परफॉर्मेंस लिंकेज को भी और सब कंपोनेंट्स इसके बनाए गए। कैसे? अगर हम रूरल एरियाज का देखें और अर्बन एरियाज का देखें, इसके बीच में भी डिफरेंसेस है। रूरल एरियाज में कहाँ पे परफॉर्मेंस करने पे उनको डिवोल्यूशन ज़्यादा मिलेगा और अर्बन एरियाज में कहाँ मिलेगा, उस चीज़ को फाइनेंस कमीशन ने बताया कि रूरल एरियाज के लिए सबसे पहली चीज़, सबसे बड़ा जिसमें परफॉर्मेंस दिखाना है वो है उन्हें सैनिटेशन पे, यानी कि कहीं ना कहीं आपको ODF पे भी दिखाना होगा, ओपन डेफिकेशन फ्री पे, यानी ओपनली कोई बाथरूम यूज़ नहीं कर रहा है या कहीं पे भी जो भी चीज़ें हैं उस चीज़ को। नेक्स्ट, इसके ऊपर रेन वाटर हार्वेस्टिंग, पे भी बात की गई है और यही चीज़ रेन वाटर हार्वेस्टिंग को अर्बन एरियाज में भी रखा गया है। जबकि अर्बन एरियाज के लिए एक और इंडिकेटर जो रखा गया है जिस पे उनकी परफॉर्मेंस देखी जाएगी कैटेगरी 2 सिटीज़ के लिए, ये ध्यान रहे, वो है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। और रिसेंटली आपको पता होना चाहिए कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पे यूपीएससी ने प्रीलिम्स के बेस्ड क्वेश्चंस बनाए भी हैं प्रीलिम्स में। तो ये सारे कुछ चीज़ें थी जो फाइनेंस कमीशन के अंडर आपको पता होनी चाहिए, जो इकोनॉमिक सर्वे के इस बार में एनालिसिस के थ्रू दिखेगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, स्टेट फंड्स। नाउ कंसिडरिंग इट वाज अ कोविड पीरियड, स्टेट को भी इश्यूज आए, स्टेट को इसके अलावा इश्यूज कंसर्न ऑलरेडी आ चुके थे जब जीएसटी इन्वॉल्व किया गया हमारे टैक्सेशन सिस्टम में। तो उससे क्या देखा कि गवर्नमेंट ने क्या किया, जो नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन जो कहता है आर्टिकल 293 के अंडर कि गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट ने एक वो लगा के रखा है कि आपकी स्टेट की बोरोइंग्स कहाँ तक होनी चाहिए। तो ऐसे में जो 2% ऑफ GSDP था, स्टेट की जो ग्रॉस स्टेट डेवलपमेंट है, उसको गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इंक्रीज किया कहाँ तक, 4% तक। लेकिन इस 4% को भी ईजिली नहीं दिया गया है, स्टेट्स को इसके लिए भी परफॉर्मेंस दिखानी थी। बट वो कैसे कैसे थी ये भी देखते हैं। पहला जो 4% इसमें जो इंक्रीमेंट हुआ है, यानी जो 2% का जो इंक्रीमेंट है ओवरऑल वे में, उसमें पहला 0.5% तो अनटाइड है। अनटाइड का मतलब जो नॉर्मल पहले 2% मिल रहा था वो उसका 2.5% तो कर दिया गया। तो ये 0.5% पे इतना कोई बोरोइंग के लिए स्टेट को कुछ नहीं करना था, स्टेट को अगले नेक्स्ट वर्टिकल्स के लिए करना था। वो कौन कौन से थे? जो अगला 1% ऑफ बोरोइंग बढ़ेगी उसके 4 सेक्टर्स बनाए गए। कौन कौन से? अर्बन लोकल बॉडीज, पावर सेक्टर रिफॉर्म्स होना चाहिए, वन नेशन वन राशन कार्ड, जो कि इंपॉर्टेंट है। क्यों? कंसिडरिंग कि कोविड पीरियड में माइग्रेंट लेबर्स को सब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है, एंड कंसिडरिंग जो उस टाइम पे जो सिचुएशन थी, राशन कार्ड्स का जो उस टाइम पे प्रोविजंस या क्लॉजेज हैं, उस अकॉर्डिंग वो फूड जल्दी इजीली अवेलेबल नहीं था। तो इस चीज़ की पोर्टेबिलिटी को एक्सपैंड करने के लिए वन नेशन वन राशन कार्ड का कॉन्सेप्ट लाया गया। इस चीज़ के पहले उसे डुअल स्टेट्स और डुप्लीकेट्स या सिस्टर स्टेट्स के अकॉर्डिंग भी इस चीज़ को पहले मैनेज करने की कोशिश की गई कि ताकि देखा जा सके कि क्या ये पॉसिबल है या नहीं। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। नॉर्मली हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड कनेक्ट करते हैं, बट यहाँ पे भी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस किस तरह से स्टेट गवर्नमेंट अपने बिजनेस पॉलिसीज, प्राइवेट फर्म्स किस तरह से बिजनेस अपने ओपन कर सकते हैं या स्टार्टअप्स अपने आप को ओपन कर सकते हैं, उस चीज़ पे भी फोकस किया गया। इस 1% को इक्वली डिवाइड किया गया था कि जैसे जैसे स्टेट गवर्नमेंट नए नए रिफॉर्म्स एक्सेप्ट करती आएगी उसमें उतने का प्रोपोर्शन वो बोरिंग ले सकती है। यानी इसमें भी 0.25%, 0.25%, 0.25% एंड 0.25%। हालांकि इसमें भी एक और कैच आता है कि अगर कोई भी स्टेट गवर्नमेंट इन 4 में से किसी 3 में रिफॉर्म्स ले आती है, तो भी किसी भी 3 पे ले आती है, तो 0.5% एडिशनल वो GSDP इसमें आप बोरिंग कर सकती है। अपार्ट फ्रॉम दिस, सेंटर ने और क्या किया है? स्पेशल असिस्टेंट प्रोवाइड की।
नॉर्मली स्पेशल असिस्टेंस आपको नॉर्मल दिखेगा कि स्पेशल कैटेगरी स्टेटस स्टेट्स होते हैं उनको दिया जाता है। और रिसेंटली ये क्यों पढ़ना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं जैसे बिहार हो गया, आंध्रा हो गया, जो अपनी बोरोइंग और बहुत सारे फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से स्पेशल असिस्टेंस मांग रही है या फिर स्पेशल कैटेगरी स्टेटस मांग रही है। अगर स्पेशल कैटेगरी स्टेटस की बात आएगी तो आपको ये चीज़ भी ध्यान रखना चाहिए कि हमने फाइनेंस कमीशन की बात की तो 14 फाइनेंस कमीशन ने स्ट्रिक्टली बोल के रखा है कि जो हमारे स्पेशल कैटेगरी स्टेटस स्टेट्स हैं वो केवल नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स तक ही लिमिटेड होने चाहिए, जबकि आज के डेट में बहुत सारे स्टेट्स पे ये डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो स्पेशल असिस्टेंस में क्या किया गवर्नमेंट ने, इन्होंने सबसे पहले 2600 करोड़ का पैकेज देने के वो किया, जो कि केवल स्पेसिफिकली नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एंड अदर हिमालयन स्टेट्स जो हैं, यानी कि उत्तराखंड एंड हिमाचल, उनको देने का वो किया। ये जो भी चीज़ था स्पेशल असिस्टेंस, ये एक तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए था। और ये जो फंड दिया जा रहा था गवर्नमेंट की तरफ से या दिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से, वो 50 ईयर का पीरियड है उसका, एंड इट इज़ इंटरेस्ट फ्री। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉज है कि इसमें गवर्नमेंट को कोई इंटरेस्ट रिसिप्ट नहीं मिलने वाला है। ये इंटरेस्ट फ्री लोन है गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट जो स्टेट गवर्नमेंट्स को दे रही है। हालांकि नॉर्थ ईस्टर्न और हिमालयन स्टेट्स को भी इक्वली डिवाइड नहीं किया गया इस फंड को। इसमें से 200 करोड़ सातों नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को दिए गए हैं एंड 600 करोड़ टू ईच, यानी कि उत्तराखंड एंड हिमाचल प्रदेश को दिया गया। अपार्ट फ्रॉम दिस 7,400 करोड़ बाकी स्टेट्स को मिले जो इसमें इन्वॉल्व नहीं थे, इनको भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए ये अमाउंट प्रोवाइड किया गया। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस 5,000 करोड़ एडिशनल दिया गया कि अगर कोई स्टेट या स्टेट गवर्नमेंट अगर अपने उसमें डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी को चेंज करती है या फिर एसेट मोनेटाइजेशन में कुछ रिफॉर्म्स लाती है तो उसके लिए भी सेंटर अलग से फंडिंग प्रोवाइड करेगी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, लास्टली आपको एक चीज़ ये ध्यान होना चाहिए कि जो न्यू पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज पॉलिसी है उसके अंडर भी गवर्नमेंट ने 4 स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स डिवाइड किए हैं। और वो कौन कौन से हैं? सबसे पहला एटॉमिक एनर्जी, इसी में स्पेस भी आ जाएगा, डिफेंस, ये पहली कैटेगरी है। दूसरा स्ट्रैटेजिक सेक्टर कौन सा है? बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। थर्ड हो गया आपका जो मिनरल्स, कोल्स, एंड लास्टली एटॉमिक एनर्जी। इन सब में जी ये सारे स्ट्रैटेजिक सेक्टर आपको इसलिए याद रखना चाहिए क्योंकि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज के अंडर में वो लिमिटेशंस रखी गई हैं कि एफडीआई किस तरह से मूव ऑन किया है। तो उसके लिए आपको एक चीज़ और ध्यान रखना चाहिए कि ये जो चौथा सेक्टर है वो है ट्रांसपोर्ट एंड टेलीकम्युनिकेशन। तो ये चारों सेक्टर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपने आप में कि गवर्नमेंट ने किस हिसाब से अपने डिसइन्वेस्टमेंट को आगे प्रोसीड करेंगे। अभी हमने आज के लेक्चर में ये भी देखा कि डिविडेंड्स एंड प्रॉफिट्स में कैसे वो अफेक्ट किया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रख सकते हैं कि नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के अंडर में कौन से वो एसेंशियल सेक्टर्स हैं जिस पे ज़्यादा फोकस रखा गया है, जैसे रोड हो गया, रेलवेज हो गया, ऑयल एंड गैस हो गया, ये सारे हुए। हमने लास्ट लेक्चर में ये भी डिस्कस किया था कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसका एक सबसे बड़ा जंग कहाँ पे जा रहा है? रोड एंड ट्रांसपोर्ट पे, फिर रेलवेज में और उसके बाद हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स में। तो विद दिस वी एंड दिस सेशन। फॉर मोर अपडेट्स यू कैन विजिट द वेबसाइट www.momentumis.com and for more supersonic and splendid videos you can check out our YouTube channel. Thank you.